हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर। आज हम अरुण कत्यान वॉल्यूम 2 लेक्चर 13 में क्रेब्स साइकिल देखने वाले हैं। सो रेस्पिरेशन में पार्ट 2 ऑफ कोर्स इट्स अ क्रेब्स साइकिल। देखो, प्रीवियस लेक्चर में वी हैव कंप्लीटेड ग्लाइकोलिसिस। So if you're directly watching this video, go back to my previous lecture, lecture 12. I've discussed about glycolysis and you have to listen to it before coming to this lecture. ठीक है, सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस कौन सी रेस्पिरेशन है? एनारोबिक। ठीक है, सो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक, दोनों प्रोसेस में पहला स्टेप होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज एन एनारोबिक प्रोसेस। सो ग्लाइकोलिसिस के बाद आएगा क्रेब्स साइकिल, इट्स एरोबिक। ठीक है, सो चलो क्रेब्स साइकिल देखते हैं। सो दिस क्रेब्स साइकिल इज ऑल्सो नोन एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सो इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल क्योंकि क्रेब्स साइकिल में पहला प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड और सिट्रेट। सो आगे वी विल सी द होल क्रेब्स साइकिल। सो इन दैट यू कैन ऑब्जर्व द फर्स्ट प्रोडक्ट इज सिट्रेट और सिट्रिक एसिड, इसलिए इसका दूसरा नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल। सो क्रेब्स साइकिल इज अ चेन ऑफ रिएक्शंस अकरिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया। सो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है ना। देखो, क्रिस्टे क्या होता है? क्रिस्टे माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रिस्टे का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्ड्स जो होता है अंदर। सो ये दोनों क्रिस्टे के बीच में कुछ मैट्रिक्स जैसे होता है। इन दैट क्रेब्स साइकिल विल अकर। ठीक है, सो क्रेब्स साइकिल यूजेस ऑक्सीजन एंड गिव आउट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो यूजेस ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है? एरोबिक। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे क्रेब्स साइकिल में क्रेब इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड दिस क्रेब्स साइकिल। एंड सिट्रिक एसिड साइकिल इसका दूसरा नाम है क्योंकि सिट्रेट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल क्योंकि द नेचर, इस एसिड का नेचर which is produced in the cycle because the nature of organic acid produced in the cycle. So ये है basic introduction. अब हम देखेंगे where does Krebs cycle occur. So Krebs cycle occur in mitochondrial matrix. ठीक है, so in all the eukaryotes mitochondria are the site where Krebs cycle takes place. So आप पिक्चर में देख सकते हो, क्रिस्टे देख सकते हो ना, माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्ड्स है, फोल्ड्स which is given in the yellow color. So फोल्ड्स के बीच में you can see the blue color matrix, that is matrix. So inside that matrix Krebs cycle occurs. ठीक है, so the cycle takes place in the mitochondrial matrix and the chemical energy, देखो Krebs cycle के एंड में हमें जो केमिकल एनर्जी मिलता है ये 3 फॉर्म्स में होता है। एक है NADH, दूसरा है ATP, तीसरा होगा FADH2. सो वंस व्हेन वी रीड द साइकिल आपको इजीली समझ आएगा ये तीनों फॉर्म्स कैसे होता है और एंड हाउ दे विल बी कन्वर्टेड इनटू द एक्चुअल एनर्जी दैट इज ATP। ठीक है, सो ये क्रेब्स साइकिल कहाँ से शुरू होगा? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट से। सो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? पायरुविक एसिड। ठीक है, सो पायरुविक एसिड से शुरू होता है क्रेब्स साइकिल। सो गाइज चलो देखते हैं दी एक्चुअल क्रेब्स साइकिल। ठीक है, इस साइकिल को थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। चलो, सो क्रेब्स साइकिल कहाँ से शुरू होता है? ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट से। सो व्हाट इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस? पायरुविक एसिड। सो ये पायरुविक एसिड जो है इट विल कन्वर्ट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ये। सो इस कन्वर्शन को हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में मतलब कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज टू एसिटाइल कोएंजाइम, चलो ग्लूकोज वी विल सब्स्टिट्यूट विद पायरुविक एसिड। ठीक है, सो कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम ए, इस प्रोसेस में दे विल बी डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों? डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब व्हाट विल से एमिशन ऑफ CO2, मतलब the CO2 will come outside, it will come outside। और ऑक्सीडेटिव के क्योंकि इट्स एरोबिक प्रोसेस इसलिए ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। सो ये एसिटाइल कोएंजाइम से एक्चुअल क्रेब्स साइकिल विल स्टार्ट।
ठीक है। सो ये ऊपर वाले प्रोसेस है, मीन्स कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम है, इसको हम ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं। ठीक है। सो असली क्रेब्स साइकिल शुरू होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए से। सो इसको हम देखेंगे, चलो। सो एसिटाइल कोएंजाइम ए इट विल कंबाइन विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सो एसिटाइल कोएंजाइम में इट विल कन्वर्ट विथ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सो इस केस में एसिटाइल कोएंजाइम ए वाली कोएंजाइम ए पार्ट जो है, इट विल बी released outside. You can see here it will be released outside. So this acetyl plus oxaloacetic acid, they will combine to give citrate. So यहाँ पे citrate और citric acid. So पहले स्लाइड्स में मैंने क्या बोला था, citric acid is the first product of Krebs cycle, hence it is also called as citric acid cycle. ठीक है, citrate और citric acid दोनों सेम है। So इस conversion में the main important role is citrate synthase. So citrate synthase, it helps in conversion of OAA to citrate. Clear? Next is citrate. So citric acid, it will convert into its isomer. ठीक है, isomer is nothing but the another form. ठीक है, so isomer of citrate होता है isocitrate. So basically इसमें एंजाइम होगा आइसोमेरेज, क्योंकि इसमें आइसोमर चेंज हो रही है। सो सिट्रेट इज कन्वर्टिंग इट इनटू इट्स आइसोमर, इट इज आइसोसिट्रेट। ठीक है, और आइसोसिट्रेट क्लियर। सो नेक्स्ट देखेंगे आइसोसिट्रेट से दिस विल कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ठीक है, इसमें एक्चुअली दो प्रोसेसेस होंगे, एक है ठीक है। अच्छा एक मिनट, आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट द नंबर ऑफ कार्बन्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखो OAA में 4 कार्बन्स होंगे बिकॉज इट्स अ 4 कार्बन कंपाउंड, और एसिटाइल कोएंजाइम में होंगे 2 कार्बन, हेंस 4 + 2 होगा 6 कार्बन। सो सिट्रेट इज 6 कार्बन कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट, सो सिट्रेट इट विल कन्वर्ट इनटू इट्स आइसोमर आइसोसिट्रेट। सो आइसोसिट्रेट भी एक 6 कार्बन कंपाउंड है। इसके बाद आइसोसिट्रेट विल कन्वर्ट इनटू अल्फा कीटो ग्लूटरेट। सो इस प्रोसेस में 2 चीज़ें होंगी, एक है रिडॉक्स रिएक्शंस, इसका मतलब NAD विल कन्वर्ट इनटू NADH। ठीक है, और एक होगा डी कार्बोक्सिलेशन, वही दे विल बी एमिशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। सो मुझे बताइए आइसोसिट्रेट हैज़ हाउ मेनी कार्बन्स? 6 कार्बन्स। अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगा तो कितने कार्बन होंगे अल्फा कीटो ग्लूटरेट में? 5 कार्बन। इसका मतलब अल्फा कीटो ग्लूटरेट एक 5 कार्बन कंपाउंड है। क्लियर? सो आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट आने के लिए 2 चीज़ें, मतलब 2 रिएक्शंस होंगे, एक है रिडॉक्स रिएक्शंस, इसका मतलब NAD+ विल कन्वर्ट इनटू NADH, और दूसरा है एक CO2 विल कम आउटसाइड। ठीक है, और इसमें एंजाइम यूज होगा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस। ठीक है, नेक्स्ट अल्फा कीटो ग्लूटरेट विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सो इसमें भी एक्चुअली 3 चीज़ें होंगे, फिर से एक रिडॉक्स रिएक्शन होगा, रिडक्शन होगा, और दूसरा फिर से एक और कार्बन बाहर आ जाएगा। सो अल्फा कीटो ग्लूटरेट में कितने कार्बन से पहले? 5 कार्बन। सो अल्फा कीटो ग्लूटरेट इफ इट कन्वर्ट्स इनटू सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, अब कितने कार्बन्स होंगे बताइए? 4 कार्बन्स होंगे। क्यों? क्योंकि इस प्रोसेस में यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है, इसलिए सक्सिनाइल कोएंजाइम के पास 4 कार्बन। हाँ, और एक और बात है, इस कन्वर्शन प्रोसेस में बाहर से कोएंजाइम ए विल गेट एडेड, इसलिए सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। क्लियर? सो अल्फा कीटो ग्लूटरेट टू सक्सिनाइल कोएंजाइम के लिए कितने चाहिए, कितने प्रोसेस होंगे? 3। एक है रिडॉक्स, वही रिडक्शन, दूसरा है एक कोएंजाइम में ऐड होगा, और तीसरा एक CO2 बाहर आ जाएगा, इसलिए सक्सिनाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन्स होंगे? 4 कार्बन्स। ठीक है, नेक्स्ट, सो दिस सक्सिनाइल कोएंजाइम विल कन्वर्ट इनटू सक्सिनेट। सो सक्सिनाइल टू सक्सिनेट का मतलब कुछ नहीं, बस एक कोएंजाइम है जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, इट विल बी गोइंग आउटसाइड। सो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विल जस्ट बिकम सक्सिनेट।
बस एक कोएंजाइम है इज गेटिंग आउटसाइड। एक और बात है, इसमें ना एटीपी का सिंथेसिस होगा लेकिन डायरेक्टली नहीं होगा। डायरेक्टली का मतलब बेसिकली एक रिएक्शन में हाउ एटीपी विल बी फॉर्म्ड, एडीपी से एटीपी। लेकिन इस प्रोसेस में सक्सिनल कोएंजाइम ये से सक्सिनेट तक प्रोसेस जो है इसमें दे विल बी इनडायरेक्टली, मतलब जीडीपी विल कन्वर्ट इनटू जीटीपी। ठीक है, सो इस रिएक्शन में एटीपी विल बी फॉर्म्ड। सो जीडीपी के मतलब गुआनोसिन डाइफॉस्फेट टू जीटीपी मतलब गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो इस कन्वर्शन से हमें इनडायरेक्टली एक एटीपी मिल रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे सक्सिनेट से, सक्सिनेट या सक्सिनिक एसिड दोनों सेम है। सो सक्सिनेट से फ्यूमरेट विल बी फॉर्म्ड। सो फिर से फ्यूमरेट से मैलेट और मैलेट से ओएए। ठीक है, सो सक्सिनेट से फ्यूमरेट फॉर्म होने के लिए दूसरा रिएक्शन होता है दैट इज कन्वर्शन ऑफ FeDH2, सॉरी कन्वर्शन ऑफ FeD टू FeDH2। ये भी एक तरीके की रिडॉक्स है। सो इसमें FeD का मतलब फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, NAD का मतलब निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। FeD में फ्लैविन एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, सो सक्सिनेट से फ्यूमरेट फॉर्म होने के लिए हमें एक और रिएक्शन चाहिए, मीन्स रिडॉक्स। इट इज़ कन्वर्शन ऑफ FeD टू FeDH2। अच्छा, एक और क्या कहते हैं ट्रिक बता दूँ। सो यहाँ पे फ्यूमरेट फॉर्म होने के लिए फ्यूमरेट स्टार्ट्स विथ F। सो दिस F फॉर्म होने के लिए हमें एक रिडॉक्स चाहिए। दैट रिडॉक्स विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग विथ F, दैट इज FeD। सो F एंड F, ऐसे यू कैन रिमेंबर कि कौन सी रिएक्शन होगा ये इन दोनों के बीच में। ठीक है, सो इसमें एंजाइम होगी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। नेक्स्ट फ्यूमरेट से मैलेट, इसमें एंजाइम होगा फ्यूमरेज। नेक्स्ट मैलेट से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। सो इसमें एक और रिडॉक्स रिएक्शन होगा दैट इज कन्वर्शन ऑफ NAD+ टू NADH। सो फिर से ऑक्सैलोएसिटिक एसिड विल कम बैक टू इट्स साइकिल। सो साइकिल का मतलब OAA विल फिर से एक्सेप्टेड बाय एसिटाइल, फिर से सिट्रेट फॉर्म होगा, फिर से एक और साइकिल। सो मुझे बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं, जरा देख के बताइए। रिडॉक्स का मतलब मैं एक्चुअली NAD के बारे में बात कर रही हूँ। 3 होंगे। एक है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट फॉर्म होने के समय, दूसरा है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट से सक्सिनल कोएंजाइम E फॉर्म होने के समय, और तीसरा होगा मैलेट से OAA। सो ये तीनों एक रिएक्शन है रिडॉक्स। दूसरा काइंड ऑफ रिडॉक्स कहाँ पे होगा, F एग्जैक्टली सक्सिनेट से फ्यूमरेट, मतलब FeD टू FeDH2। इसका मतलब टोटल कितने हो रहे हैं, 4। ठीक है, सो 4 हो रहे। और अब हम देखेंगे कितने नंबर ऑफ ATPs प्रोड्यूस होगा। सो इन माय प्रीवियस लेक्चर, मतलब ग्लाइकोलिसिस में आई हैव टोल्ड यू एक NADH से कितने नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज होंगे इनडायरेक्टली, 3 ATPs. If you have listened my previous lecture glycolysis, you can easily understand what I am saying right now. So एक NADH से we can synthesize 3 ATPs. वैसे ही एक FeDH2 से हम 2 ATP सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितने नंबर ऑफ ATPs मिलेंगे एट द एंड। ATP का मतलब आप इसको ऐड करेंगे, हमें कुछ ATPs मिलेंगे, प्लस इसको भी ऐड करना, क्योंकि यहाँ पे इनडायरेक्टली ATPs मिल रहे हैं हमें GDP से, वही GTP से। सो मुझे ऐड करके बताइए कितने नंबर ऑफ ATPs मिलेंगे। सो NADH से कितने मिलेंगे, एक NADH से 3 ATPs। सो कितने NADH से, DH से यहाँ पे 1 2 3, सो 3 × 3 9 ATPs यहाँ हो गया। अच्छा 1 मिनट,
9 ATPs। दूसरा FADH2 से कितने ATPs मिलेंगे हमें? 2 ATP, सो 9 + 2, और यहाँ पे एक ATP डायरेक्टली, सो 9 + 2 + 1 11। सो एक साइकिल से हमें 11 ATPs मिल रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, एक क्रेब्स साइकिल कितने नंबर ऑफ पायरुविक एसिड से शुरू होता है? एक पायरुविक एसिड से, हाँ या ना बताइए। यस, एक पायरुविक एसिड से द क्रेब्स साइकिल विल स्टार्ट, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस विल गिव हाउ मेनी पायरुविक एसिड्स? If you say 1, it's a whole wrong. If you have attended in my last lecture, आप easily आंसर कर सकते हो कितने नंबर ऑफ पायरुविक एसिड्स मिलेंगे? 2 पायरुविक एसिड्स। अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, गो बैक टू माई प्रीवियस लेक्चर, आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन डिटेल। ठीक है, सो पायरुविक एसिड से ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड्स मिलेंगे, लेकिन ये क्रेब्स साइकिल हमें जो देख रहा है, इसका मेन इंग्रेडिएंट होगा बस एक पायरुविक एसिड। इसका मतलब ऐसे, अच्छा वेट रुको, मैं 1 मिनट, दिस विल बी 12 है ना? सो ये 12 होगा, सॉरी ये 12 होगा। सो क्रेब्स साइकिल शुरू होगा एक पायरुविक एसिड से, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस से 2 पायरुविक एसिड्स है, इसका मतलब एक और क्रेब्स साइकिल। सो अब बताइए टोटल कितने ATPs होंगे 2 क्रेब्स साइकिल से? एक साइकिल से 12, मतलब 2 से 24 ATPs। क्लियर? सो यू कैन हैव अ डाउट, मैम ऊपर एक और NAD2 NADH2 है ना, सो व्हाई नॉट इंक्लूड दैट? वाई? आई ऑलरेडी टोल्ड यू, क्योंकि क्रेब्स साइकिल शुरू होता है सिट्रेट से। ऊपर वाली रिएक्शन जो है ना, ग्लूकोज एसिटाइल कोएंजाइम, ये इट्स नॉट अ क्रेब्स साइकिल, इट्स जस्ट ऑक्सीडेटिव decarboxylation. I've told you already. इसलिए this we are not including. We are just including this and this. और ध्यान से मैं फिर से बोल रही हूँ, एक NADH से कितने ATPs मिलेंगे? 3, और एक FADH2 से 2। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। एक क्रेब्स साइकिल से 12 ATPs मिलेंगे, और 2 क्रेब्स साइकिल्स मतलब एक और 12, 24। सो डोंट आस्क मी मैम हाउ टू क्रेब्स साइकिल्स, क्योंकि 2 पायरुविक एसिड सिंथेसाइज होंगे ग्लाइकोलाइसिस से। हमें जो यहाँ देख रहे हैं, इट्स जस्ट 1 क्रेब्स साइकिल। 1 क्रेब्स साइकिल से 12, एक और पायरुविक एसिड होगा, मतलब एक और क्रेब्स साइकिल। कितने होंगे? 24। मीन्स ग्लाइकोलाइसिस के बाद, क्रेब्स साइकिल होने के बाद हमें 24 ATPs मिलेंगे। आई होप इट्स क्लियर। यहाँ पे देखिए आप, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। NADH2 कितने हैं? 3 NADH2, एंड हमें पता है एक NADH2 से कितने ATPs मिलेंगे? 3। सो 3 × 3 कितने? 9 ATPs। नेक्स्ट एक FADH2 से एक ATP। अच्छा नो, एक FADH2 कितने हैं? एक FADH2 है साइकिल में, बस यही, बस यहाँ पे है, बस ये के FADH2 है ना। सो एक FADH2 से कितने ATPs मिलेंगे? 2। सो टोटल 9 + 2, और डायरेक्टली हमें यहाँ पे एक ATP मिल रहा है, सो 1। 9 + 2 + 1 हो गया 12। सो टोटल क्रेब्स साइकिल का मतलब 2 पायरुविक एसिड से 24 मिलेंगे। बस दिस इज द क्रेब्स साइकिल कंप्लीटेड। बहुत ईजी है ना, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर क्रेब्स साइकिल कहाँ से शुरू होगा? OAA से, वही सिट्रेट से। ठीक है, और कितने नंबर ऑफ ATPs मिलेंगे एट द एंड? 24। यू हैव टू रिमेंबर दिस एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सो दिस इज इट। क्रेब्स साइकिल इज द वेरी easiest, and I hope I made that easy for you. And thank you for watching, guys. If you have any queries, you can ask us on Instagram page, or you can post in the comment section. You can also download this PPT from Telegram channel Go for Agriculture. Thank you for watching. Take care. Bye bye.